सिंह के राजनीतिक दस्तावेज के चौथे खंड में हम उनके जेल में राजनीतिक संघर्ष के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इसी कड़ी के तहत आज हम जिस पत्र को पढ़ेंगे उसे सुनकर आपको लगेगा कि भगत सिंह के अंदर कितनी वैचारिक स्पष्टता थी और एक क्रांतिकारी होने की उनकी निष्ठा का भी पता चलता है। जेल में रहकर किए गए उनके राजनीतिक क्रांतिकारी चिंतन के प्रति सजगता और उसे स्थापित करवाने के लिए किए गए उनके संघर्ष के साथ साथ उन संघर्षों में, उस चिंतन में आने वाली उनकी प्रौढ़ता, मैच्योरिटी का भी पता चलता है। चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जोहार। आज के पत्र का विषय है राजनीतिक मामलों की पैरवी पर। 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर सर जियोफ्रेडी पर क्रांतिकारी युवक हरिकिशन ने गोली चलाई और उसे घायल कर दिया। हरिकिशन पकड़ा गया और उस पर केस चला, लेकिन वकील की सलाह पर हरिकिशन जिस तरह केस की पैरवी कर रहा था, भगत सिंह उसके तरीके से असहमत थे। इसलिए उन्होंने अपने एक साथी को जेल से 2 पत्र इस संदर्भ में लिखे, जिसमें से पहला अनुपलब्ध है, लेकिन दूसरा पत्र जो कि जून 1931 में लाहौर से प्रकाशित द पीपल नामक अंग्रेजी साप्ताहिक में छपा था, नीचे दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि हरिकिशन को 9 जून 1931 को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह के फांसी के कुछ समय पश्चात हरिकिशन को भी फांसी की सजा हुई थी। अब मैं वह पत्र पढ़ रही हूं। मुझे ये जानकर बहुत अफसोस है कि इस संबंध में मेरा पहला पत्र समय पर अपने ठिकाने नहीं पहुंच सका, इसीलिए उससे कोई फायदा ना हो सका, या यह कि वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहा जिसके लिए वह लिखा गया था। इसीलिए मैं आम तौर पर यह पत्र राजनीतिक मुकदमों में पैरवी के सवाल के बारे में और खास तौर पर क्रांतिकारी मुकदमे के बारे में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए लिख रहा हूं। इससे पता चलता है कि क्रांतिकारी विचारधारा को भारत में स्थापित करवाने के लिए उन्होंने कितना चिंतन मनन किया था और सही मायनों में उसका जो उद्देश्य था वो लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कितनी जद्दोजहद की थी। न केवल खुद के मामले में बल्कि दूसरे क्रांतिकारी साथियों के ऊपर जो मुकदमे चल रहे थे उनकी पैरवी को लेकर भी वे कितने सजग थे। पहले पत्र में विचारे गए खास नुक्तों के अलावा इसका एक और मकसद भी होगा, और वह यह कि मैं घटनाओं से गुजर जाने के बाद समझदार नहीं बन रहा हूं। खैर, मैंने इस खत में यह लिखा था कि वकील पैरवी के लिए जो दलीलें दे रहा है उन्हें माना न जाए, पर बावजूद इसके और मेरे विरोध के उन्हें मान लिया गया है। बावजूद इसके हम अधिक रोशनी में इस बात पर विचार कर सकते हैं और पैरवी से संबंधित आगामी नीति के बारे में एक ठोस विचार बना सकते हैं। आप ये जानते हैं कि मैं कभी भी हमारे राजनीतिक बंदियों के बचाव वाली पैरवी करने का समर्थक नहीं रहा, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि उचित संघर्ष की खूबसूरती बिल्कुल ही बिगाड़ दी जाए। तो वे स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं या वे मान रहे हैं कि राजनीतिक कैदी जो होते हैं या बंदी होते हैं उनको किस तरह की सजा दी जाएगी ये पहले से ही तय होता है, लेकिन इसके चलते उनके ऊपर चलाए गए जो मुकदमे होते हैं उसकी जो पैरवी होती है उसको सही रूप से प्रस्तुत करना बेहद जरूरी है, ताकि जो विचारधारा है वो सही तरीके से स्टैब्लिश होने में मदद मिले। तो यहां पर उनकी वैचारिक स्पष्टता दिखाई देती है। वे अपने क्रांतिकारी होने के प्रति जो निष्ठा है वह सिर्फ इतनी नहीं है। एक क्रांतिकारी का मतलब है, बता रहे हैं, किसी पर गोली दाग देना खाली क्रांतिकारी होना नहीं है। क्रांतिकारी होने के पीछे एक मकसद होता है। उनकी लड़ाई व्यक्तिगत ना होकर व्यवस्था के खिलाफ होती है, और उस व्यवस्था को ढोने वाला शख्स कोई भी हो सकता है। हर वो व्यक्ति उनका दुश्मन है जो व्यवस्था के साथ खड़ा है। तो यहां पर वे अपने विचारों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि सिर्फ गोली चलाना ही मकसद नहीं है हमारा मकसद उससे कहीं ज्यादा आगे है। गोली चलाना तो महज एक चेतावनी भर होती है। इस पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है कि खूबसूरती शब्द यहां अवास्तविक शक्ल में प्रयोग नहीं किया गया है, और इसका उस उद्देश्य से संबंध है जिसने की एक खास कार्यवाही के लिए हरिकिशन को प्रेरित किया। जब मैं ये जानता हूं कि सब राजनीतिक बंदियों को अपनी पैरवी स्वयं करनी चाहिए,
तो ये कुछ विशेष मान्यताओं के साथ कहता हूं। मेरा मतलब सिर्फ एक ही बात से साफ हो सकता है। अब वे अपनी बात को स्पष्ट तौर पर रख रहे हैं, संदर्भों के साथ, उद्देश्य के साथ। एक मनुष्य एक ही विशेष मकसद को सामने रखकर काम नहीं करता। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके काम का राजनीतिक महत्व समाप्त नहीं होना चाहिए और काम की अपेक्षा मरने की तैयारी ही ज्यादा जरूरी नहीं बन जानी चाहिए। तो अब वे स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हर किसी को ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि उन्हें फांसी ही मिले, उन्हें मरना ही है। उनके किए गए हर काम का एक राजनीतिक महत्व है और उस महत्व को घटाकर उनको, क्रांतिकारियों को नहीं देखना चाहिए। हम इसे उदाहरण की मदद से और साफ करें। हरिकिशन गवर्नर को गोली मारने के लिए आए। मैं इस कार्रवाई का नैतिक पक्ष नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ इस केस की राजनीतिक पहलू पर विचार करना चाहता हूं। गोली मारने वाला व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्भाग्य से पुलिस कर्मचारी इस कार्रवाई में मर गया। अब पैरवी का सवाल सामने आता है। जब गवर्नर बच गया तो हरिकिशन के केस में बड़ा सुंदर बयान आ सकता था, अर्थात असली तथ्यों का बयान, जैसा कि हमारे केस में नीचे की अदालत में दिया गया था। इस प्रकार यह कानूनी मकसद को भी पूरा कर देता और कार्य के उद्देश्य को भी ऊपर उठाता। पर वकील की कोशिश और काबिलियत सब इंस्पेक्टर की मौत के बारे में दलीलें देने में उलझी रही। उसे यह कहकर क्या मिला कि हरिकिशन सिर्फ गवर्नर को जख्मी करना चाहता था, मारना नहीं चाहता था। इसी तरह की दूसरी बातें थीं। तो अब वे अपनी मत को स्पष्ट तौर पर यहां रख रहे हैं कि जिस गवर्नर को वे गोली मारने जा रहे थे, वे संयोगवश सिर्फ घायल ही हो सका, उसके बदले में दूसरा सब इंस्पेक्टर मारा गया। तो उनकी पैरवी इस तरीके से वकील कर रहे हैं कि ये मारने के इरादे से नहीं गए थे, ये तो सिर्फ जख्मी करने के इरादे से गए थे, चेतावनी देने के इरादे से गए थे। जबकि भगत सिंह जो हैं वो इस बात को रख रहे हैं कि जिस तरह निचली अदालत में उनका मुकदमा सुनाया गया था, इस बात को पूर्ण सहमति से एक्सेप्ट कर लिया गया था कि इनकी लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है, व्यक्ति के खिलाफ नहीं। उसी तरीके से हरिकिशन के मामले की भी पैरवी सेम प्रोसीजर से होनी चाहिए थी और वकील को यह नहीं कहना चाहिए था क्योंकि वे मारने तो गवर्नर को ही गए थे, ये इत्तफाकन गवर्नर बच गया गोली चलने के बावजूद भी या लगने के बावजूद भी। क्या कोई समझदार एक क्षण के लिए भी ऐसी बात की उम्मीद कर सकता है? क्या इस दलील की कोई कानूनी कीमत थी? बिल्कुल कोई कीमत नहीं। तो फिर गवर्नर पर गोली चलाने का विशेष कार्य ही नहीं बचता, बल्कि सारी क्रांतिकारी लहर की खूबसूरती खराब करने से क्या फायदा था। तो वे बता रहे हैं कि क्रांतिकारी एक मकसद के तहत काम करते हैं, उनकी लड़ाई व्यवस्था से होती है और हथियार जो है वो आखिरी साधन के तौर पर वे इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रांतिकारी होने का मतलब हर जगह बम फोड़ना। वह एक आतंकवादी घटना होती है, क्रांतिकारी घटना नहीं। उससे कई लोग मरते हैं, लेकिन क्रांतिकारी का उद्देश्य अमूमन किसी को मारना नहीं होता। बम का धमाका भी उन्होंने इसलिए किया था कि सरकार को चेतावनी उन्हें देनी थी। सॉन्डर्स की हत्या उन्होंने की थी, वो उद्देश्य उन्होंने करी थी। वे सॉन्डर्स को नहीं मार रहे थे, वे व्यवस्था के मुलाजिम को मारा था उन्होंने। तो वे अपनी बात को बहुत पुख्ता तरीके से रख रहे हैं, क्रांतिकारी विचारधारा को, उनके चिंतन को स्पष्ट तौर पर स्थापित कर रहे हैं कि उसकी स्थापना, वो स्थापित भी सही रूप में तभी होगा जब सभी मामलों की पैरवी भी सही तरीके से होगी। इससे उनके सजग स्वभाव का भी पता चलता है कि वे न केवल अपने मामले की पैरवी को लेकर जो अदालत में उनके ऊपर चल रहा था सजग थे, बल्कि दूसरे क्रांतिकारी साथियों के मुकदमों की पैरवी भी सही तरीके से हो, इसके लिए भी वे लगातार चेष्टा कर रहे थे। प्रतिवाद तथा भावनाएं ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। क्रांतिकारी दल के द्वारा सरकार को बहुत समय पहले चेतावनी दी जा चुकी थी। इसके लिए क्रांतिकारी दल को भारत से बेहद इज्जत दी थी और क्रांति की लहर सही रूप में आरंभ हो गई थी। वायसराय की गाड़ी पर बम फेंकने का कार्य एक चेतावनी नहीं था, भले ही वह असफल रहा। तो वे काफी स्पष्ट तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि सॉन्डर्स की हत्या करके चेतावनी तो हमने पहले ही दे दी थी। अब तो
जो भी कोई कार्य होगा वो चेतावनी नहीं होगा, वे सउद्देश्य लिया गया एक्शन के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए। चिटगांव की घटनाएं न चेतावनी थी, न केवल विरोध प्रदर्शन। इसी तरह हरिकिशन का एक्शन अपने आप में क्रांतिकारी संघर्ष का एक हिस्सा था, चेतावनी बिल्कुल नहीं। कार्यवाही की असफलता के बाद अभियुक्त इस चीज को खिलाड़ी की तरह ले सकता था। मकसद पूरा होने पर संभव है भाग्यवश गवर्नर के बच जाने से हरिकिशन प्रसन्न हुआ हो, व्यक्तिगत रूप से किसी को मारने से कोई लाभ भी नहीं। इन कार्यों का राजनीतिक महत्व होता है। ये एक वातावरण और सोचने का ढंग बनाने में मदद करते हैं जो आखिरी संघर्ष के लिए बहुत जरूरी है। तो कितनी स्पष्ट विचारधारा के साथ वे अपनी बात रख रहे हैं, क्रांतिकारी विचार को स्टैब्लिश कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को मारकर कोई फायदा नहीं होता, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व जरूर होता है। व्यक्तिगत तौर पर कोई फायदा नहीं। सॉन्डर्स को व्यक्तिगत तौर पर मारने से क्रांतिकारियों को क्या मिला? कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन राजनीतिक तौर पर इस मामले में सरकार को चेतावनी जरूर मिल गई कि जो वे कर रही है वे गलत कर रही है, और अब संघर्ष का रुख जो है वो मोड़ा जा रहा है अहिंसावादी आंदोलन से क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ। तो वे स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि इससे लोगों के सोचने समझने के ढंग में बदलाव आता है। इतना ही पर्याप्त है। व्यक्तिगत कार्य लोगों की सहानुभूति जीतने के लिए होते हैं, पर कभी कभी इनको अपने कार्यों के द्वारा प्रोपेगेंडा का नाम दे देते हैं कि क्रांतिकारी कोई भी काम बिना उद्देश्य के व्यक्तिगत तौर पर नहीं करते। उसके पीछे हमेशा राजनीतिक महत्व छिपा हुआ होता है। लोगों की विचारधारा का रुख मोड़ना वे चाहते हैं कि लोग स्वयं जब तक अपने हितों को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, उन्हें यह भी नहीं पता चलेगा कि उनके लिए कौन सी विचारधारा ज्यादा एप्रोप्रिएट है। इस विचार की रोशनी में क्रांतिकारी मुकदमे की पैरवी होनी चाहिए। यह एक आम समझ वाला नियम है कि संघर्ष करने वाली सभी पार्टियां प्राप्त अधिक करना चाहती हैं और खोना कम। कोई भी जनरल ऐसी युद्ध नीति नहीं अपना सकता जिससे उसे सोचे हुए लाभ से अधिक बलिदान देना पड़े। मुझसे अधिक कोई भी हरिकृष्ण के अमूल्य जीवन को बचाने के लिए बेताब नहीं होगा, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो चीज किसी जिंदगी को अनमोल बनाती है उसे आंख से ओझल नहीं करना चाहिए। किसी भी कीमत पर जीवन को बचाना ही हमारी नीति नहीं है। वे जानते थे कि उनके मृत्यु के बाद जो जन आंदोलन है वे आक्रोश का रूप ले लेगा, जन आक्रोश का। और फ्रांस की क्रांति की तरह ही वे एक मजबूत जन आंदोलन भारत में खड़ा करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने लिखा कि इसका राजनीतिक महत्व होता है और ये लोगों के सोचने के ढंग में बदलाव लाता है। तो उम्मीद है कि आप इस विचारधारा को मैं समझाने में, स्पष्ट तौर पर आप लोगों के सामने रखने में सक्षम हो पा रही हूं। यह कांग्रेस की नीति हो सकती है, यह आराम कुर्सियों वाले राजनीतिज्ञों की नीति हो सकती है, परंतु यह हमारी नीति नहीं है कि हम जान बचाने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इस उद्देश्य में हमें अपने जान को जोखिम में डालना पड़ेगा और पकड़े जाने पर हमारे ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी और किस तरह के फैसले आएंगे और हमारा जीवन हमेशा संकट में रहेगा, ये हम जानते हैं। और हम उसे बचाने के लिए काम भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ विचारधारा को स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। तो काफी स्पष्टता है एक छोटी सी 22 साल की उम्र में भी। बचाव नीति अर्थात डिफेंस पॉलिसी अधिकतर अभियुक्त के अपने सोचने के ढंग पर आधारित होती है, पर यदि अभियुक्त न सिर्फ निडर हो बल्कि हमेशा की तरह जोशीला भी रहे तो जिस कार्य के लिए उसने अपनी जिंदगी का खतरा मोल लिया है उसे बयान में पहले लिया जाना चाहिए और व्यक्तिगत मसलों को बाद में। तो वही बात ये स्पष्ट तौर पर अब यहां पर भगत सिंह लिख रहे हैं कि सबसे पहले तो उद्देश्य सामने आना चाहिए कि अपने जीवन को संकट में डालने के पीछे क्या उद्देश्य है एक क्रांतिकारी का। उसके बाद व्यक्तिगत मसलों को लेना चाहिए।
और जो उद्देश्य हैं वो राजनीतिक होते हैं, व्यक्तिगत नहीं। इसके बाद भी एक तरह की उलझन भरी स्थिति हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे केस हो सकते हैं जिनमें स्थानीय महत्व के होने पर भी कार्रवाई अर्थात एक्शन का आम महत्व न हो। वहां अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने में अभियुक्त को भावुक नहीं होना चाहिए। निर्मल कांत राय का मशहूर मुकदमा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। परंतु इस तरह के राजनीतिक महत्व के केस में व्यक्तिगत पहलू को राजनीतिक पहलू से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। अगर आप मेरा निष्पक्ष मत प्रस्तुत केस के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं साफ साफ बताना चाहता हूं कि यह ऐतिहासिक महत्व का राजनीतिक हत्या बिल्कुल नहीं है। तो वह हरिकिशन केस के मामले में अपने विचार बिल्कुल स्पष्ट और बेबाक तरीके से रख रहे हैं कि यदि मेरे विचार पूछें, यदि कोई जानना चाहे कि भगत सिंह इस केस के बारे में क्या सोच रहा है, तो वे ये बोलते हैं कि इसका ऐतिहासिक महत्व जो कि राजनीतिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक हत्या के तहत भी ये केस नहीं बन रहा है। यहां मैं एक बात अवश्य बताना चाहता हूं कि इस केस का गला घोंटने वाले लोग जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसके बाद जो समझदार बन गए हैं, लेकिन अपने कंधों पर उत्तरदायित्व लेने का हौसला नहीं ले पा रहे हैं, हमारे नौजवान साथी की चमत्कारी चरित्र के सौंदर्य को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उन्हें ये कहते सुना है कि हरिकृष्ण बहादुरी से सामना करने में कांप गया है। यह एक हद दर्जे का शर्मनाक झूठ है। मुझे उस जैसा हौसले वाला नौजवान कभी कोई नहीं मिला। लोगों को हमारे ऊपर मेहरबानी करनी चाहिए। हौसला पस्त करने और नीचा दिखाने से तो अच्छा है कि वे हमारी तरफ ध्यान ही न दें। तो यहां पर वे स्पष्ट तौर पर लोगों पर आक्षेप भी कर रहे हैं कि जिनको उत्तरदायित्व लेना चाहिए था सही तरीके से राजनीतिक महत्व का, उनमें हौसला ही नहीं है। जहां तक मैं समझ पा रही हूं वे अपने शीर्षस्थ नेताओं के ऊपर ही उंगली उठा रहे हैं और उन लोगों पर भी जो इस बात को बोल रहे हैं, क्योंकि क्रांतिकारी विचारधारा को स्टैब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया भगत सिंह को, जिसमें सरकार तो थी ही, उसके अलावा शीर्षस्थ नेता थे और अखबार भी इसमें शामिल थे। तो वही सब लोग मिलकर अब हरिकिशन मामले के तहत क्रांतिकारी विचारधारा को ऊल जलूल करके छाप रहे होंगे कि क्रांतिकारी हो तो जाते हैं लेकिन इन्हें बाद में अपना जीवन प्यारा होता है। तो शायद इसीलिए यदि आप उस परिप्रेक्ष्य में सोच पा रहे हैं कि किस टाइप का माहौल बना होगा उस वक्त क्रांतिकारियों को लेकर, उनके केस को हर तरीके से उन्हें डिमोरलाइज करने के लिए, तो आपको मेरी ये बात जरूर समझ में आ जाएगी जो मैं कहना चाह रही हूं कि भगत सिंह भी शायद यही बात बोल रहे हैं कि हमें डिमोरलाइज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और एक क्रांतिकारी के गलत मुकदमे मतलब गलत तरीके से मुकदमे की पैरवी करने से जो गलत मत हैं, हम लोगों के विरोधी मत हैं, उनको बल मिल रहा है। इसीलिए किसी भी क्रांतिकारी के मुकदमे को सही तरीके से पेश करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसके उद्देश्य को जानना। वकीलों को उन नौजवानों की जिंदगियां, यहां तक कि मौतों को खराब करने में इतनी आत्मीय विशेषज्ञ, बेजमीरे एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए जो दुखी जनता की मुक्ति के पवित्र कामों में अपना आपा न्यौछावर करने के लिए आते हैं। तो अब वहां पर वे वकीलों को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि वकील जो है ठीक से पैरवी नहीं कर रहे हैं और डिमोरलाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, गलत तरीके से पैरवी करके मुकदमे की। और उन्हें कोई हक नहीं बनता उन नौजवानों को नीचा दिखाने का जो अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हैं लोगों की मुक्ति के लिए। मुझे जानकर सचमुच बहुत दुख होता है कि धीरे धीरे हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक नई अफसरशाही बना रहे हैं। यह बात ठीक नहीं है। तो भला एक वकील किसी राजनीतिक मुकदमे में यकीन न आने वाली फीस क्यों मांगे, जैसा कि इस केस में फीस दी गई है। कितनी फीस दी गई है ये तो स्पष्ट नहीं किया, लेकिन उससे ये बात भी स्पष्ट होती है कि इतनी फीस देने का मकसद शायद ये रहा है कि किसी तरीके से हरिकिशन के जीवन को बचा लिया जाए।
जो कि बिल्कुल गलत है। हरिकिशन ने जिनका क्रांतिकारी का साथी का नाम जो यहां पर भगत सिंह ने लिखा है, उन्होंने सउद्देश्य क्रांतिकारी एक्शन को अंजाम दिया था और वे जानते थे कि पकड़े जाने पर उनका भी भगत सिंह की तरह ही अंजाम होगा, लेकिन फिर भी गलत तरीके से उनके केस की पैरवी की जा रही है। यह जताया जा रहा है कि उनसे गलती हो गई। वे सिर्फ चेतावनी देना चाहते थे, मारना नहीं चाहते थे, जबकि वे मारने के उद्देश्य से ही गए थे। भगत सिंह इसी बात को कह रहे हैं कि इस बात को स्पष्ट तौर पर वहां स्थापित करना चाहिए कि हां, ये मारने के उद्देश्य से गए थे, मगर संयोगवश वे बच गए, जो गवर्नर थे। और इतनी मोटी फीस देने का मकसद भी सिर्फ यही है कि यही साबित कर रहा है कि इतनी मोटी फीस दी है तो शायद प्राणों का डर अभी नहीं है क्रांतिकारी होने के नाते। तो पूरी विचारधारा जो है वो स्थापित होने में डगमगा जाती है ऐसे केसों से, यही भगत सिंह कह रहे हैं। राजद्रोह के केसों में मैं वह हद बता सकता हूं जिस तक हम पैरवी की इजाजत दे सकते हैं। गत वर्ष जब एक साथी पर समाजवादी भाषण देने का मुकदमा चला और उसे गलत ढंग से लड़ा गया तो हमें केवल हैरानगी ही हुई थी। ऐसे केसों में हमें अपने द्वारा प्रचारित विचारों और आदर्शों को स्वीकार कर लेना चाहिए और स्वतंत्र भाषण का अधिकार मांगना चाहिए, परंतु कहां ये बात और कहां ये कहना कि हमने कुछ कहा ही नहीं। हम इस तरह अपने ही आंदोलन के हितों के विरुद्ध जाते हैं। कांग्रेस को मौजूदा आंदोलन में बिना मुकदमों की पैरवी किए जेल में नुकसान पहुंचा है। मेरे विचार से यह एक गलती थी। तो मैंने पहले ही कहा कि शीर्षस्थ नेताओं पर भी आक्षेप कर रहे हैं, सीधा सीधा उन पर उंगली उठा रहे हैं। तो यहां पर वे उस चीज को लिख भी रहे हैं अंतिम पैराग्राफ में, और यहां पर भी वे उसी बात को कह रहे हैं जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको समझाने की कोशिश की है। ऐसा मुझे लगता है कि मैं अपनी बात समझाने में शायद सक्षम हो रही हूं। वही बात यहां भगत सिंह भी कह रहे हैं कि सभी क्रांतिकारियों को मान लेना चाहिए कि हां, हमारा उद्देश्य यही था और यही हमारे आदर्श हैं। इसी से जो क्रांतिकारी विचारधारा है वो सही तरीके से स्टैब्लिश हो सकेगी भारतीय संदर्भों में। खैर, मेरा ख्याल है कि आप मेरा यह पत्र पिछले पत्र के साथ पढ़ेंगे और राजनीतिक मुकदमों की पैरवी के बारे में मेरे विचारों से अच्छी तरह परिचित हो जाएंगे। हरिकृष्ण के केस में मेरे ख्याल से जल्दी हाई कोर्ट में अपील कर देनी चाहिए और उसे बचाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। मुझे आशा है कि मेरे ये दोनों पत्र हर बात आपको बता देंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपका भगत सिंह। तो कितने सजग थे वे किसी विचारधारा को स्पष्ट तौर पर स्थापित करने के लिए। वह शायद इसलिए होगा क्योंकि उनके जीते जी ही, मैं पहले भी कह चुकी हूं, उन पर आक्षेप लगाने शुरू हो गए थे। उन लोगों की खिल्ली उड़ाना, उनकी भर्त्सना करना, उन्हें डिमोरलाइज करना, जैसा कि भगत सिंह ने इस पत्र में लिखा है, भी किया जा रहा था। इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण था कि हर मुकदमे की पैरवी मजबूती से की जाए, विचारधारा को स्टैब्लिश करने में, जिससे मदद मिले। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगले एपिसोड में जल्द भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।